हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। आई होप सो कि आप सभी लोगों ने जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने समझा था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है एंड उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है एंड इसी से रिलेटेड कुछ और चीजें देखेंगे, जैसे कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी एप्रिसिएशन एंड करेंसी डिप्रिसिएशन। स्टार्ट करते हैं विथ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखिए, आप लोगों को अब सभी को पता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। अब जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसको अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोले तो दैट इज कि आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू को डिफाइन करना विथ रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज करेंसी, ठीक है। अब ये सारी चीजें कहां पर हो रही है? जब हम नॉर्मली अगर किसी भी गुड का जो है डिमांड सप्लाई की बात करें या उसके एक्सचेंज की बात करें तो हम क्या बोलते हैं कि वहां पर एक मार्केट इन्वॉल्व होगा। मैंने आप लोगों को लास्ट वाले वीडियो में भी बोला था कि आप लोगों को यही समझना है कि जो भी फॉरेन करेंसी है वो एक गुड है। उसको करेंसी समझोगे तो चीजों को समझने में दिक्कत होगी, उसको यही समझो कि वो क्या है, वो एक कमोडिटी है, वो एक गुड है, ठीक है। सो अल्टीमेटली जो डॉलर है, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, वो हमारे लिए एक कमोडिटी है। अगर हमें उसे खरीदना है या अगर हमें उसे बेचना है तो उसके लिए हमारे पास में मार्केट होना चाहिए, है ना। ऐसे ही थोड़ी ना हवा में किसी को भी कुछ भी होगा। जहां पर भी हम सेलिंग और परचेजिंग करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बेसिकली क्या हो गया, जहां पर आप ये सारे ट्रांजैक्शंस अंडरटेक कर रहे हो, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। So foreign exchange market is the market in which national currencies are traded for one another, ठीक है। ये क्या है, ये वो मार्केट है जहां पर जो नेशनल करेंसीज है वो ट्रेड की जाती है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। So the major participants in this market are commercial bank, MNCs, share brokers, other authorized dealers and monetary authorities, ठीक है। तो इसमें मेजर पार्टिसिपेंट्स जो है वो कुछ ये हैं। नॉर्मली जो है ना जनरल पर्सन जाकर नहीं ये सारी चीजें करता है कि हम जो है सेलिंग या परचेजिंग करें किसी भी फॉरेन करेंसी का। ये वही लोग कर सकते हैं जिनके पास में अथॉरिटी है, ठीक है। हर एक पर्सन जो है ना वो फॉरेन एक्सचेंज को जो है खरीद या बेच नहीं सकता है, यू नीड अथॉरिटी फॉर दैट, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे कहीं पर भी घूमने जाना है किसी भी पर्टिकुलर अब्रॉड सिटी में या किसी भी जो है कंट्री में, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है कि उनकी करेंसी की जरूरत होगी। तो अब ये एक्सचेंज मैं अपने आप से नहीं कर सकती हूँ, मुझे एजेंट के थ्रू करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमने बैंक में जो है ये एक्सचेंज कर लिया, ठीक है, या फिर जो वेरियस और भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि अथोराइज्ड डीलर्स होते हैं बेसिकली, तो उनके थ्रू जो है ये एक्सचेंज एंड ऑल हो सकता है। ऑल राइट, सो बेसिकली व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? तो जहां पर ये सारी जो नेशनल करेंसीज है ये ट्रेड की जाती है, ये एक्सचेंज की जाती है, उस मार्केट को हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। ऑल राइट, नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होते हैं उसे समझते हैं। तो फर्स्टली वी हैव दी स्पॉट मार्केट। अब स्पॉट का मतलब क्या समझ में आया हमें कि अभी जो हो रहा है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं तो दिस इज व्हाट कि ऑन दी स्पॉट क्या चीजें चल रही है, ठीक है। बहुत बार आप लोगों ने आप लोगों की स्कूल्स में सुना होगा कि आप लोगों का जो है ऑन दी स्पॉट पे जो स्पीच कंपटीशन है वो है, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि आपको वहीं के वहीं टॉपिक बताया जाता है और आपको वहीं के वहीं क्या करना होता है, उस टॉपिक पर बोलना होता है। ऑलराइट, एक स्पीच जो है वो देनी होती है। तो ऐसा ही कुछ आपका स्पॉट मार्केट होता है। दैट मीन्स आप अभी अभी जो है ट्रांजैक्शन में एंटर करे हो और अभी के अभी ये कंप्लीट भी हो रहा है। इट इज नथिंग कि कुछ जो है ना फ्यूचर में होगा, सब कुछ अभी जो है वो चीजें हो रही है। सो दैट इज बेसिकली द स्पॉट मार्केट। So it refers to the market in which the receipts and payments are made immediately, ठीक है। जो भी receipts और payments है वो immediately जो है वो हो जाते हैं। So the rate of exchange is termed as spot exchange rate and current rate of exchange. यहाँ पर जो exchange rate रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, spot exchange rate कहते हैं या फिर current exchange rate कहते हैं. So the 2-day margin is allowed
as it takes 2 days for payment made through check to be cleared. यहाँ पर जो है 2 दिन का मार्जिन अलाउ किया जाता है, बिकॉज कई बार होता है आप चेक्स वगैरह लगाते हो वो उसी टाइम जो है क्लियर आउट नहीं होते हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम चेक तो उस दिन लगाया लेकिन वो क्लियर हुआ 2 दिन बाद में, तो ये क्या फॉरवर्ड मार्केट में आ जाएगा? तो नहीं, ये स्पॉट मार्केट में ही रहेगा। आपने चेक वगैरह सब कुछ जो है वो कर लिया है, बस वो क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी आपका ट्रांजैक्शन क्या है कि उसी टाइम पर जो है सब कुछ हो रहा है, तो दैट वुड बी द पार्ट ऑफ स्पॉट मार्केट। तो स्पॉट मार्केट इज बेसिकली ऐसा मार्केट जिसमें कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स इमीडिएटली हो जाते हैं, उसी टाइम पर जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फॉरवर्ड मार्केट आप ट्रांजैक्शन में अभी एंटर करे हो लेकिन ये कंप्लीट हो रहा है किसी फ्यूचर डेट पर, तो वो होता है आपका फॉरवर्ड मार्केट। जैसे कि आप कुछ खरीदने गए, ठीक है, आप मार्केट में गए, मम्मी ने बोला है कि जो है आप चॉकलेट खरीद कर ले आओ, तो आप गए चॉकलेट खरीदने, आपके पास में पैसे नहीं थे, आपने बोला अंकल आपकी पहचान की थे, ये तो बहुत ही चलता है हमारे सामने, तो आपने बोला अंकल को कि जो है पापा आकर दे जाएंगे या मम्मी बाद में दे देगी आपको, अभी आप हमें चॉकलेट दे दो, ठीक है। सो ये क्या है, आप ट्रांजैक्शन में एंटर तो हो गए लेकिन ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट कब होगा? जब पेमेंट रिसीट वाली चीज भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे मार्केट को हम फॉरवर्ड मार्केट बोलते हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज में ये फॉरवर्ड मार्केट क्या हो जाएगा कि आप ट्रांजैक्शन में एंटर हो गए हो लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट होगा किसी फ्यूचर डेट पर। आज आपने सारी चीजें डिसाइड कर ली है, ये प्राइस रहेगा, ये रेट रहेगा, हम जो है इतना जो है ट्रेड होगा या ये चीजें इतनी हम लोगों को एक्सचेंज करनी है, बट ये सब किसी फ्यूचर डेट पर जो है पूरा कंप्लीट होगा, तो दैट इज बेसिकली दी फॉरवर्ड मार्केट। So the market of foreign exchange which deals with the purchase and sale of foreign exchange which are contracted today but are implemented in future is called forward market, ठीक है। क्या बोला हमने कि फॉरेन एक्सचेंज ऐसा पर्टिकुलर मार्केट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जहां पर जो परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो आपने कॉन्ट्रैक्ट तो आज कर लिया है, आज सब कुछ आपने डिसाइड कर लिया है, लेकिन ये इंप्लीमेंट हो रहा है किसी फ्यूचर डेट पर, ठीक है। तो इसे आप लोग बोलते हो फॉरवर्ड मार्केट। सो द एक्सचेंज रेट इज नोन एज द फॉरेन एक्सचेंज रेट। इस पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट को जो है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट और वी वुड से कि जो है आपका फॉरवर्ड मार्केट होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर फॉरवर्ड मार्केट। तो वी हैव द 2 टाइप्स ऑफ मार्केट, एक हो जाता है आपका स्पॉट मार्केट एंड एक होता है आपका फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है। Then what are the functions of foreign exchange market? Foreign exchange market के functions क्या है, ठीक है। That is ये मार्केट हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो मार्केट जो है हमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफर फंक्शन प्रोवाइड करता है। ट्रांसफर आपकी करेंसी मतलब आपके पास में जो पर्टिकुलर करेंसी है वो आप ट्रांसफर कर रहे हो किसी और पर्सन को, उनसे आप कुछ ले रहे हो। सो दिस इज बेसिकली व्हाट योर ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो दैट मींस परचेजिंग पावर जो है वो थ्रू आउट दी कंट्री या डिफरेंट कंट्रीज में क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। तो इट फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ दी वर्ल्ड। देन क्रेडिट फंक्शन इज बेसिकली जो अभी हम लोग फॉरवर्ड मार्केट में पढ़कर आए ना वही चीज। क्रेडिट फंक्शन दैट इज उधार वाला जो फंक्शन है कि हाँ ठीक है, यहाँ पर जो है हमने सारी चीजों को आज जो है डील कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और इसे हम इम्प्लीमेंट जो है किसी फ्यूचर डेट में करेंगे, तो दैट इज बेसिकली द क्रेडिट फंक्शन, ठीक है। सो इट फैसिलिटेट्स क्रेडिट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज विथ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 months आर जनरली यूज्ड, ठीक है। तो ये जो है ये क्रेडिट को फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड में। मोस्टली जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है वो यूज किया जाता है एज ए इंस्ट्रूमेंट फॉर सिक्योरिटी, ठीक है। देन आता है एक हेजिंग फंक्शन। पता है हेजिंग फंक्शन का मतलब क्या है? बेसिकली इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना। आप लोगों के घर में गार्डन अगर होंगे, तो अगर आप लोगों के घर में नहीं भी होंगे और आपके घर में जो मैं बता रही हूँ वो नहीं भी होगा, तो आप लोगों ने कहीं पर बाहर देखा होगा कि जो ब्रिक्स है ना वो कुछ इस टाइप की जो है बाउंड्री बनाई जाती है ब्रिक्स के थ्रू। ऑलराइट, तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली हेज। इसके अलावा अगर ब्रिक्स से नहीं बनाई गई तो आपने देखा होगा कई बार जो है कुछ इतनी मोटी जो है या वी वुड से कि बहुत ही जो छोटी सी एक काइंड ऑफ वॉल बना दी जाती है, तो वो एक बाउंड्री एरिया हो जाता है, ठीक है। तो ये हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे जो प्लांट्स एंड ऑल है उसे हम प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। सो बेसिकली हेज का मतलब या हेज का जो फंक्शन है दैट इज टू प्रोटेक्ट, ठीक है।
तो यहाँ पर हम जो हेजिंग फंक्शन बोल रहे हैं वो भी सेम जो है आपका मतलब इससे आता है, दैट इज टू प्रोटेक्ट। अब प्रोटेक्ट किसको कर रहे हैं, जो उस मार्केट में वेरियस लोग जो है ट्रेड कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, उन्हें जो है प्रोटेक्ट करता है। आपका जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है वो वेरियस जो फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं मार्केट में उससे, ठीक है। So it facilitates protection against risk of foreign exchange fluctuations, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है जो भी फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं उससे। अब कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम लोगों ने जो फॉरवर्ड मार्केट है उसमें देखा कि सारी चीजें आज हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए लेकिन ये इंप्लीमेंट फ्यूचर में करेंगे। तो आज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आज जिस प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिस रेट पर हो गया, वही हम फ्यूचर में मानने वाले हैं। अब फ्यूचर में चाहे वो जो रेट है वो चेंज हो जाए लेकिन हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर क्या मिला, हमें एक प्रोटेक्शन मिला कि अगर इन फ्यूचर कोई भी काइंड ऑफ जो है फ्लक्चुएशन होगा तो उसका इफेक्ट जो है हम पर तो एटलीस्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। So exporters and importers enter into agreement to sell and buy goods on some future date at a current prices and exchange rate, ठीक है। तो जो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स वो बेसिकली इस पर्टिकुलर मार्केट में इंटर होते हैं, या जो है हम ये बोले कि ऐसे एग्रीमेंट्स में इंटर होते हैं कि वो जो है गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे किसी फ्यूचर डेट पर, लेकिन एक्सचेंज रेट आज करंट वाला, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द हेजिंग फंक्शन दैट इज व्हिच प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट द रिस्क ऑफ फॉरेन मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस। ऑल राइट, सो ये कुछ फंक्शंस होते हैं आपके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। आई होप सो कि ये जो तीनों ही फंक्शंस है ये अच्छे से आप लोगों को क्लियर आउट हो गए हैं। नाउ कम्स डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड कौन करता है फॉरेन एक्सचेंज की और क्यों करता है, उसके पीछे डिमांड करने के पीछे रीजंस क्या है। अब एक बात समझना, हम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि हम डिमांड अगर कर रहे हैं तो हमारे पास से जो रुपी है वो आउटफ्लो जाएगा। समझो इस बात को थोड़ा अच्छे से समझना। $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब आपकी कंट्री में एक पर्सन है ए, उसने जो है कुछ गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है, इसने गुड्स परचेज किए हैं कहां से, यूएस से। तो अब जो है इस ए पर्सन को पेमेंट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे जो है इस डॉलर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसने मान लो जो है कितने के गुड्स परचेज किए हैं, 500 रुपीज के। ऑलराइट, तो अब ये जो पर्सन ए है ये 500 के बराबर के जो डॉलर होने वाले उनको डिमांड करेगा। उसको इस कमोडिटी की जरूरत है ना, तभी तो वो एक्सचेंज कर पाएगा, तो वो इसकी डिमांड करेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा जो रुपी है, ठीक है, ये क्या है, ये आपकी कंट्री से बाहर जाएगा। सो दिस इज एन आउटफ्लो फॉर अस, ठीक है। ये क्या है, ये आपका आउटफ्लो है। अब इसको इस एग्जाम्पल को भी गोली मारो जल्दी से और सिर्फ जो है डायरेक्टली किस पर आ जाओ, डॉलर पर आ जाओ। हम लोगों ने एक चीज क्या समझी है या क्या जो है हमें अपने माइंड में रखना है कि डॉलर क्या है हमारे लिए, एक कमोडिटी है, ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन इसको खरीद रहा है या इसको डिमांड कर रहा है तो दैट मीन्स रुपी जो है वो उसके पास से जाने वाला है। अब ये जो पर्टिकुलर कमोडिटी है ये फॉरेन से हमारे पास में आ रही है, तो इन दैट सेंस हमारी कंट्री से उसके रिलेटेड या उसके बराबर जितना रुपी है वो बाहर जाएगा। सो दिस वुड बी एन आउटफ्लो फॉर अस, ठीक है। तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज जो है उसका मतलब कि आउटफ्लो होगी आपकी करेंसी, ठीक है। इस बात को याद रखना, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए मैंने प्रॉपर आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है। So the demand or outflow of foreign exchange comes from those people who needed to make payment in the foreign currency। अब कौन डिमांड करता है फॉरेन एक्सचेंज की, वो लोग डिमांड करते हैं जिन्हें जो है किसी काइंड का पेमेंट करना हो फॉरेन करेंसी में, ठीक है। तो वो लोग जो है इसे डिमांड करते हैं। अब फॉरेन करेंसी के डिमांड करने के ये जो पेमेंट करना है तो इसके पीछे के वेरियस रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो वो रीजंस क्या हैं, तो इट इज डिमांडेड बाय द डोमेस्टिक रेसिडेंट्स फॉर द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट वन इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम खरीदेंगे तो हमें पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो जब आप पेमेंट कर रहे हो तो दैट इज एन आउटफ्लो, ऑलराइट, आपकी करेंसी का आउटफ्लो। और आपने डिमांड किसको किया है, डॉलर को डिमांड किया है, क्योंकि वो एक्सचेंज होकर ही पेमेंट होने वाला है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने डिमांड बढ़ाई है और आपके पास से जो रुपी है वो जा रहा है। देन टूरिज्म,
आपके यहाँ के लोग घूमने गए हैं किसी भी जो है फॉरेन कंट्री में, तो हमें उनकी करेंसी की जरूरत होगी, हम जो है उनकी करेंसी को डिमांड करेंगे, अल्टीमेटली ये रुपी का क्या होगा, आउटफ्लो होगा। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स सेंड अब्रॉड, आप कोई भी काइंड ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर है जो कि अब्रॉड भेज रहे हो, दैट मींस वन साइडेड जो ट्रांसफर्स होते हैं वो, ठीक है, कि आप जो आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी क्लोज वंस को जो है किसी काइंड से जो है मनी या कुछ भी जो है रेमिटेंसेस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, तो दिस इज एन यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम योर साइड, ठीक है, तो वो क्या है, वो आपका आउटफ्लो ऑफ रुपी रहेगा। देन परचेज ऑफ असेट इन फॉरेन कंट्रीज, सॉरी, आपने फॉरेन कंट्री में जो है किसी असेट को खरीदा है, तो वहां पर पेमेंट तो आप उनकी करेंसी में करोगे, तो ऑब्वियसली वी विल बी डिमांडिंग देयर करेंसी, एंड जो रुपी है उसका क्या होगा, आउटफ्लो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड देन कम्स दी स्पेक्यूलेशन, कई बार सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेशन की वजह से भी डिमांड होती है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान लो लोगों को ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर जो है डॉलर की प्राइस बढ़ेगी, तो वो अभी उसे डिमांड कर लेंगे, अभी डिमांड करके क्या करेंगे, उसको अपने पास में स्टोर करके रखेंगे, और जब डॉलर की प्राइस जब बढ़ेगी तो उसको सेल आउट कर देंगे टू अर्न मोर प्रॉफिट्स, ठीक है। तो इस वे से जो है स्पेक्यूलेशन वाली जो प्रोसेस है उससे भी जो है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ती है, ठीक है। Then reasons for rise in demand for foreign currency. So when the price of foreign currency falls, imports from that foreign country becomes cheaper. So imports increases and hence the demand for foreign currency rises. अब इस चीज को समझते हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं $1 is equals to मान लो 80 रुपीज था, अब हम बोल रहे हैं कि $1 जो है, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, वो 70 रुपीज का हो गया है, ठीक है। अब हमारे लिए डॉलर महंगा हुआ या सस्ता हुआ है, सस्ता हुआ है, पहले हमें उसके लिए 80 रुपीज पे करने पड़ रहे थे, अब हमें 70 रुपीज ही पे करने पड़ रहे हैं, तो कंपेरेटिवली उनके जो गुड्स हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, चीप हो जाएंगे, राइट। पहले वही सेम अगर कोई भी गुड $2 का है तो हमें उस पर 160 रुपीज पे करना है, और वो गुड अभी भी $2 का है, लेकिन अब हमें सिर्फ और सिर्फ 140 रुपीज पे करने हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो वी नो कि जब प्राइसेस कम होते हैं तो डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हम वही चीज देखेंगे कि जब फॉरेन करेंसी की प्राइस फॉल हो जाए, ठीक है, ये फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हुई है, फॉल हुई है, तो जब फॉरेन करेंसी की वैल्यू फॉल होगी तो इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ेंगे, ऑलराइट, बिकॉज हमारे लिए वो चीजें कंपैरेटिवली या वी कैन से कि रिलेटिवली जो है हमारे लिए चीप हो गई है, तो यहाँ पर हम जो डिमांड है वो बढ़ाएंगे, अल्टीमेटली जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ाएंगे, तो इसीलिए जो डिमांड है वो राइज होगी, ठीक है। अब सेम चीज जो है आप टूरिज्म में ले लो, जब फॉरेन करेंसी की वैल्यू जो है वो कम होगी तो टूरिज्म भी उस पर्टिकुलर कंट्री का सस्ता हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वी विल डिमांड मोर, ठीक है। So when the foreign currency becomes cheaper in terms of domestic currency, it promotes tourism to that country. As a result, demand for foreign currency rises. ठीक है, तो टूरिज्म जो है वो प्रमोट होगा उस कंट्री में, और इसीलिए जो है फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो राइज होगी। When price of foreign currency falls, its demand rises as more people want to make gains from speculative activities. ठीक है, तो जब भी प्राइस फॉल होगा फॉरेन करेंसी का तो ज्यादा लोग डिमांड करेंगे ताकि जो है वो प्रॉफिट्स अर्न कर सके स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज से, दैट इज वो अभी खरीद के जब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तब उसको सेल आउट करेंगे तो वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन से कि डिमांड कब राइज होने के चांसेस ज्यादा है, जब फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम होती है, ठीक है। अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जब फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम होगी तभी हम डिमांड करेंगे, हम जो है उसकी वैल्यू ज्यादा भी होती है तो भी हम डिमांड करते हैं, ठीक है। बट थियोरेटिकली अगर हमें कुछ रीजंस बताने हैं तो हम कुछ ये रीजंस जो है उसमें नोट डाउन कर सकते हैं, ऑल राइट। देन जो है फॉरेन करेंसी का जो डिमांड कर्व या फॉरेन एक्सचेंज का जो डिमांड कर्व वो कैसा आएगा, तो देखो डिमांड कर्व किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का हो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही आता है, एंड उसके पीछे का रीजन बहुत अच्छे से पता है हमें, दैट इज बिकॉज ऑफ प्राइस एंड जो आपकी डिमांड होती है उसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होना। तो जब आपका रेट इंक्रीज होगा तो आपकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, और अगर वाइस वर्सा कंडीशन ले लो, रेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है तो डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। सो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो है वो हमें देखने को मिलेगा जब हम फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तब, ठीक है।
देन उसके बाद में आता है सप्लाई। अब सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये है कि बाहर से हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, ठीक है, सॉरी जो सप्लाई है दैट वुड बी व्हाट, हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली दी सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब जब सप्लाई होगा ना तो यू विल गेट इनफ्लो। इनफ्लो किस चीज का, रुपी का। जब आप डिमांड कर रहे थे तो दैट मीन्स आपको जो है वेरियस पेमेंट करने हैं, तो दिस वुड बी आउटफ्लो। अब जब सप्लाई होगा, ठीक है, तो सप्लाई में बेसिकली आपकी कंट्री में जो है पैसा आने वाला है, तो दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। यहां पर आउटफ्लो हुआ था, आपने जो है डिमांड करके अल्टीमेटली उससे पेमेंट एंड ऑल ही किया है, और अब जो है आपके पास में सप्लाई होगा, दैट मीन्स आपके पास में जो है मनी आने वाला है। So the supply, that is inflow of foreign exchange, comes from those people who receive it due to following reasons, ठीक है। सप्लाई दैट इज जब अब जो है लोग रिसीव करते हैं मनी को। अब रिसीव क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे के क्या रीजंस हो सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, किसी ने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल आउट किया है इन सम फॉरेन कंट्री। अब ऑब्वियस सी बात है वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो किया नहीं है ना, उसके पीछे जो है प्राइजेस रहते ही है, तो जब ये चीजें सेल आउट हुई है तो वहां से मनी आने वाला है, दैट मीन्स दैट इज अ इनफ्लो, और फॉरेन करेंसी का जो है यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, इनफ्लो आ जाएगा। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर मान लो कोई फॉरेनर है जो कि इन्वेस्ट करता है आपकी कंट्री में, तो दैट इज बेसिकली द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज और द फॉरेन करेंसी। रेमिटेंसेस दैट इज यूनिलैटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड। अभी हमने बात की थी कि हम बाहर दे रहे हैं, लेकिन सप्लाई में हम क्या बोल रहे हैं कि बाहर से हमारे पास में जो है रेमिटेंसेस या फिर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स जो है वो हमें मिल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट एक सप्लाई का आपका जो है सोर्स बनता है। देन कम्स टू स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन दैट इज अगर मान लो जो फॉरेनर्स हैं उन्हें लग रहा है कि इन फ्यूचर जो है वो ज्यादा गेन कर सकते हैं, तो अभी जो है वो सप्लाई करेंगे एंड फिर जो क्या करेंगे, फिर जो है उसका रिवर्स वाली चीजें होने लगेगी। तो अल्टीमेटली स्पेक्यूलेशन जो है ना वो बेसिकली यही होता है कि फ्यूचर में आपको गेन्स अगर करने हैं तो उसके बेसिस पर आप आज जो है आपकी चीजों को चेंज कर रहे हो। Now what are the reasons for rise in supply of foreign currency? Foreign currency जो है उसका सप्लाई राइज होने के पीछे के reasons क्या है? So when price of foreign currency rises, domestic goods become relatively cheaper. It induces the foreign country to increase their imports from the domestic country. As a result, supply of foreign currency rises. देखो अब क्या चीज हुई, $1 is equals to 70 रुपीज पहले, और अब मान लो $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज है, ठीक है। अब हमारे लिए तो डॉलर महंगा हो गया, ऑलराइट, पहले हमें सिर्फ 70 रुपीज पे करने पड़े थे, अब हमें 80 रुपीज पे करने पड़े हैं, तो हमारे लिए तो डॉलर महंगा हो गया है। लेकिन जो डॉलर वाले लोग हैं, ठीक है, उनके लिए रुपी क्या हो गया है, सस्ता हो गया है ना। पहले जो है उन्हें $1 के बदले में 70 रुपीज मिल रहे थे, लेकिन अब उन्हें $1 के बदले में 80 रुपीज मिल रहे हैं, तो उनके लिए जो है रुपी सस्ता हो गया है। तो रिलेटिवली हमारे जो गुड्स है वो उनके मार्केट में पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएंगे, चीप हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली दे विल बी डिमांडिंग मोर ऑफ आवर गुड्स, बिकॉज वी नो जो लॉ ऑफ डिमांड है, जब प्राइसेस कम होंगे तो डिमांड क्या होगी, डिमांड इंक्रीज होगी ही, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहां से जो है आपकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी, डिमांड फॉर योर कंट्रीज गुड। तो दैट मीन्स कि जो एक्सपोर्ट्स है वो ज्यादा होंगे, जब एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे तो आपकी कंट्री में जो है ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इनफ्लो होगा, ठीक है। Then when price of foreign currency rises, supply of foreign currency rises as people want to make gains from the speculative activities, ठीक है। तो जैसे हमने जब जो है प्राइसेस अगर किसी भी फॉरेन करेंसी के कम हुए तो हमने जैसे डिमांड की उसकी, वैसे ही फॉरेनर्स क्या कर रहे हैं, अब फॉरेनर्स जो है वो हमारे जो है रुपी की डिमांड कर रहे हैं, मतलब कि हमारे पास में सप्लाई आ रही है फॉरेन एक्सचेंज की, और उसके पीछे का रीजन इज द स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी, कि वो लोग जो है उस पर्टिकुलर चीज को वापस खरीद लेंगे जब ये जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा तब, ठीक है। सो अल्टीमेटली स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज भी यहाँ पर रोल प्ले करती है, ठीक है। ऑल्सो इसमें आप लोग लिख सकते हो कि अब जो है फॉरेनर्स के लिए आपकी कंट्री में जो
टूरिज्म है वो भी रिलेटिवली क्या हो जाता है, चीपर हो जाता है, इसलिए जो है ज्यादा हमारे पास में इनफ्लो देखने को हमें मिलता है। ऑल राइट, तो जो सप्लाई कर्व है वो कैसा होता है, हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। सेम थिंग आप लोग फॉरेन एक्सचेंज में भी देखोगे कि फॉरेन एक्सचेंज का जो सप्लाई कर्व है वो भी अपवर्ड स्लोपिंग ही है। जैसे अगर आपका जो है रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा तो ये आपकी जो है क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। ऑल राइट, तो सप्लाई कर्व जो फॉरेन एक्सचेंज का है दैट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। ऑल राइट, आई गेस सप्लाई एंड डिमांड का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो गया है। नाउ आता है करेंसी एप्रिसिएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट। अब देखो इनडायरेक्टली ही मैंने आपको ये दोनों कंसेप्ट समझा दिए हैं, अब डायरेक्टली हम लोग समझ ले इसे। हमने अभी अभी एक एग्जांपल लिया था कि मान लो $1 is equals to ₹70 and $1 is equals to ₹80। ठीक है, तो अब ये जो पर्टिकुलर चीज है ना ये क्या है, अगर आप रुपी के बेसिस पर देखोगे तो यहाँ पर जो रुपी है दैट इज डेप्रिशिएटिंग। ठीक है, जो रुपी है वो क्या हो रहा है, रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, और जो डॉलर है वो हो रहा है एप्रिशिएट। अब इसका मतलब क्या है उसको समझ ले। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपकी जो करेंसी है, ठीक है, या कोई भी एक करेंसी जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाना इन कंपैरिजन ऑफ अनदर करेंसी। जैसे कि हम लोग इसमें देख सकते हैं पहले $1 को खरीदने के लिए सिर्फ 70 रुपीज की जरूरत थी, लेकिन अब वही सेम $1 को खरीदने के लिए 80 रुपीज की जरूरत है। तो दैट मीन्स कि अब जो रुपी है उसकी वैल्यू क्या हो गई है, रुपी की वैल्यू कम हो गई है, तभी तो हमें 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो जो रुपी है वो क्या हुआ है, वो डेप्रिशिएट हुआ है। और अगर यही आप डॉलर को देखोगे तो डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, पहले इस डॉलर को खरीदने के लिए 70 रुपीज ही काफी थे, लेकिन अब वही सेम डॉलर को खरीदने के लिए 80 रुपीज चाहिए। मतलब कि अगर हम डॉलर को देखें तो उसकी वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हो गई है, वो महंगा हो गया है। तो जो डॉलर है वो हुआ है एप्रिशिएट। ठीक है, तो अगर जो है करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो दैट वुड बी डेप्रिसिएशन, और अगर करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो दैट वुड बी एप्रिसिएशन। ठीक है, आई गेस कि आप लोगों को जो है ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। So it refers to decrease in the value of domestic currency in terms of foreign currency. It makes domestic currency less valuable and more of it is required to buy the foreign currency. ठीक है, तो जो है ये जो डेप्रिसिएशन है इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि जो डोमेस्टिक करेंसी वो लेस वैल्यूएबल बन जाती है और ज्यादा जो है ये रिक्वायर्ड है फॉरेन करेंसी को बाय करने के लिए। ठीक है, example, rupee is said to be depreciating if price of $1 rises from 70 to 74। ठीक है, तो 70 से 74 अगर डॉलर का प्राइस गया है तो ये इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि रूपी जो है वो डेप्रिशिएट होता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, then a change from $2 is equals to £1 to $1.5 to £1 represents that UK pound is depreciating। ठीक है, पहले £1 के बदले में $2 मिल रहे थे, अब £1 के बदले में सिर्फ और सिर्फ $1.5 मिल रहे हैं। मतलब कि जो पाउंड की वैल्यू वो क्या हो गई, वो कम हो गई है, तो पाउंड जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। ऑल राइट, आई गेस दिस थिंग इज क्लियर। डेप्रिसिएशन का जो कंसेप्ट है क्लियर हुआ। अब जो है इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट्स क्या होगा। ठीक है, जैसे कि ये जो चीज हम लोगों ने बोली दैट इज $1 is equals to 70 रुपीज एंड $1 is equals to 80 रुपीज। अभी अभी पढ़कर आए हैं, इसका क्या इंपैक्ट होगा, क्या हो रहा है, यहाँ पर जो डॉलर है उसकी वैल्यू बढ़ गई है तो उनके लिए जो रुपी है वो रिलेटिवली चीपर बन गया है, तो अकॉर्डिंगली उनके लिए हमारे गुड्स जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी रिलेटिवली चीपर बन गए हैं। तो अब वो ज्यादा जो है डिमांड करेंगे हमारे गुड्स की, हेंस यहाँ से जो एक्सपोर्ट्स है वो क्या होगा, एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, वही चीज जो अभी जो है डिमांड और सप्लाई में पढ़ा है ना, वही सेम है कि जो एक्सपोर्ट्स है वो इंक्रीज होंगे। अब इसके बाद में एक्सपोर्ट्स का इंक्रीज होना मतलब कि जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहे हो तो इतना जो है एक्सपोर्ट करने के लिए आपको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए भी, तो दैट मीन्स कि आपका जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा दैट मीन्स इकोनॉमी में
जो गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो इंक्रीज हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जीडीपी या फिर नेशनल इनकम बोलते हैं। ये चीज हम लोग ऑलरेडी अपने नेशनल इनकम वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ऑलराइट, तो जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो वी विल से कि आपका जो जीडीपी है वो भी राइज हो रहा है। ऑलराइट, सो जो डेप्रिसिएशन है उसका इंपैक्ट नेशनल इनकम पर क्या हुआ है, नेशनल इनकम इज इंक्रीजिंग, ठीक है। So depreciation of domestic currency means a fall in the price of domestic currency, say rupee, in terms of foreign currency, say dollar. It means with the same amount of dollars, more money can be purchased from India. That is, export to USA will increase as they will become relatively cheaper. ठीक है, और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑल राइट, देन उसके बाद में करेंसी एप्रिसिएशन। अब अगर मैं ये बोल रही हूं $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज एंड देन जो है उसके बाद में $1 जो है वो 70 रुपीज का मिलने लगा, तो अब जो है इस पर्टिकुलर जो है एग्जाम्पल में हम बोलेंगे कि जो रुपी है वो एप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि अब हमें सेम डॉलर को खरीदने के लिए कम रुपी की जरूरत है। तो ये कंसेप्ट होता है आपके एप्रिसिएशन का, ठीक है। So it refers to increase in the value of domestic currency in terms of foreign currency. इसका मतलब क्या है कि डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में या किसके टर्म्स में, फॉरेन करेंसी के टर्म्स में। So the domestic currency becomes more valuable and less of it is required to buy foreign currency. So for example, Indian rupee appreciates when $1 falls from 74 to 70, ठीक है। तो ये जो है ये इसका क्या है कि एग्जाम्पल है, इसमें भी आप लोग देख सकते हो चेंज फ्रॉम $1.5 is equals to £1 is equals to $2 is equals to £1 represent UK pounds are appreciating। पहले एक पाउंड में जो है $1.5 मिल रहा था, अब वही सेम एक पाउंड में जो है $2 मिल रहे हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो पाउंड की वैल्यू वो क्या हो गई, वो हो गई है एप्रिशिएट, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ एप्रिसिएशन। अब जैसे हमने डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट देखा किस पर, एक्सपोर्ट पर, वैसे ही हम एप्रिसिएशन का कंसेप्ट देखेंगे इंपोर्ट्स पर। तो इसका क्या जो है इस पर इंपैक्ट होने वाला है, तो देखो अब जो है आपकी जो करेंसी है वो एप्रिशिएट हुई है, मतलब कि आपके लिए जो डॉलर या फिर कोई भी फॉरेन करेंसी है वो चीप हो गई है। तो इन दैट सेंस हमारे लिए वहां के जो गुड्स हैं वो भी रिलेटिवली चीप हो गए हैं, तो हम उन्हें ज्यादा डिमांड करेंगे। ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, इट मींस कि इंपोर्ट जो है वो बढ़ने वाला है। तो करेंसी एप्रिसिएशन से जो आपका इंपोर्ट्स है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। सो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मींस अ राइज इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी से रुपी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी से डॉलर। So now a rupee can be exchanged for more dollar, that is with the same amount of money more goods can be purchased from USA, ठीक है। तो ultimately what we'll do, we'll demand more, so it leads to increase in import from USA as American goods will become relatively cheaper. All right, तो ये कंसेप्ट होता है आपका करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन का। अब यहीं पर एक चीज और ऐड ऑन कर लो कि जब भी गवर्नमेंट अपनी मर्जी से, ठीक है, डिमांड सप्लाई का कोई रोल नहीं, अगर गवर्नमेंट खुद जो है ना अगर आपकी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाती है तो उसे बोला जाता है रीवैल्यूएशन, ठीक है। रीवैल्यूएशन आप कब बोलोगे, जब गवर्नमेंट जो है ना आपकी करेंसी की वैल्यू को बढ़ा रही है। यहाँ पर डिमांड सप्लाई का रोल नहीं है, बाकी पूरा कंसेप्ट सेम रखना, बस जो है डिमांड सप्लाई की वजह से अगर वैल्यू बढ़ रही है तो दैट इज एप्रिसिएशन, और अगर गवर्नमेंट कर रही है तो उसे हम रीवैल्यूएशन कहेंगे। अब अगर वही चीज गवर्नमेंट पर्पसली जो है आपकी करेंसी को डेप्रिशिएट करवाती है तो उसे बोला जाता है डीवैल्यूएशन, ठीक है। डिमांड सप्लाई के बेसिस पर हुआ तो वो डेप्रिसिएशन होगा, अगर गवर्नमेंट करवा रही है तो वो डीवैल्यूएशन होगा। ऑल राइट, सो आई होप सो कि डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन सारी चीजें क्लियर है। इसी के साथ साथ में जो बाकी की चीजें पढ़ी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, आई होप सो वो भी जो है आप लोगों को क्लियर आउट हो गया है। नाउ विद दिस हम लोग इस पार्ट के एंड पर आते हैं। चैप्टर अभी बचा है
जो कि आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग कवर कर लेंगे। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज अनअकैडमी पर 11th और 12th क्लास के लिए डेडिकेटेडली ह्यूमैनिटीज के जो बैचेस है वो लॉन्च हो चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लीजिए और उसका जो एडवांटेज है वो जरूर लीजिए। ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी जो है इसे जाने मत दो अपने हाथ से। जो दोनों ही बैचेस की लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फॉर 11th क्लास वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच एंड फॉर 12th क्लास वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। इन बैचेस में एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट्स जो हैं वो पाने के लिए आप लोगों को एक कोड यूज करना है, दैट इज साक्षी वी, SAKSHIV। इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो सोशल स्कूल का, जिसमें कि आप लोगों को जो वेरियस अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, क्या न्यू आ रहा है, ये सब कुछ। आई होप सो ये सारी ही चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है और इस पर्टिकुलर पार्ट में हमने जितना भी पढ़ा है वो भी अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।